Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today is our third lesson about the subject commercial geography and our first chapter, introduction of geography. We discussed in our first lecture about geography, commercial geography, economic geography and scope of geography, and we discussed in our second lecture about importance of geography. So in our second lecture we discussed the importance of geography. And what is the importance of geography? We discussed it can help the economist while making economic planning. Agriculturalist can also get maximum advantages after the complete study of economic and commercial geography. जो हमारे पास जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको भी फ़ायदा है. ट्रेडर कैन ट्रेड हिज गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ वे इफ़ ही हैज़ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट, इट्स साइज, लोकेशन एंड मैनी अदर फैक्टर्स. It can help the commerce students to choose right path for their future so that they can become successful businessmen, industrialists, traders and bankers at extra. Study of economic and commercial geography can guide the ruling class. They can know about the agriculture, minerals and industrial progress in different parts of the world. ये कुछ जो मेन पॉइंट्स है स्टूडेंट्स उनको मैं पहले रिवाइज़ करना चाहता हूँ कि ये थोड़े से रिवाइज़ हो जाएं ताकि आपको जो ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था वो क्या है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें बेटा लिंक करती हैं. जब ये चीज़ें लिंक करती हैं तो हमें उनका नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा रिवाइज भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हों तो लास्ट लेक्चर की कुछ बातें आपके माइंड में हों जो कि हमें जो करंट लेक्चर है उसको समझने में मदद करती हैं, हमें हेल्प करती हैं कि हमने जो करंट लेक्चर है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, कौन सा पॉइंट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और इस लेक्चर में ये पॉइंट क्यों आया है, उसकी वजह क्या है. तो अक्सर चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक होती हैं प्रीवियस लेक्चर के साथ. तो जैसे मैंने आपको बताया जी, इकोनॉमिस्ट की हेल्प करता है अगर आपने जियोग्राफी की स्टडी की हुई है. देन एग्रीकल्चरिस्ट को पता चलता है जी, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं वो और इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी की वजह से. जो ट्रेडर है, जो तजारत करने वाला है, जो कारोबारी आदमी है, वो समझ लेता है जब उसके पास मुकम्मल नॉलेज हो ना डिफरेंट मार्केट का साइज़ क्या है, कौन सी मार्केट की लोकेशन क्या है, या जो अदर फैक्टर्स हैं उनको वो स्टडी कर लेता है जियोग्राफी में. कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना फ्यूचर डिसाइड करना है तो उनको आज से अंदाज़ा हो जाता है, इसकी स्टडी से अंदाज़ा हो जाता है कि उन्होंने राइट पाथ कैसे चूज़ करना है. सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए जब उनके पास कंप्लीट नॉलेज ऑफ डिफरेंट मैन रिलेटेड थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट होगा तो वो इसको भी आसानी से समझ सकते हैं. और उसके बाद कि जो इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी वो गाइड करती है रूलर्स को भी, जो रूलिंग क्लास है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनको बताता है जी मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर कैसा है, कितना चल रहा है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन में क्या कमियाँ हैं, कौन सी आप कह सकते हैं कि जिसमें मेन पॉइंट है, कौन से मेन पॉइंट नहीं है, मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कैसे हो रही है, कौन सा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को अवेलेबल है और कौन सा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री जो है वो इंपोर्ट कर रही है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. और भी चीज़ें काफ़ी थी लेकिन मेन जो की पॉइंट्स थे मैंने वो आपसे डिस्कस किए. तो स्टूडेंट्स आई होप कि लास्ट लेक्चर के जो मेन थीम था वो आपको क्लियर हो गया है और उसके कुछ पॉइंट्स भी आपके जो है वो रिवाइज हो गए हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि बहुत स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बेटा कंफर्म आएगा. एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का है, 8 मार्क्स का है, वो पहले चैप्टर में से हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं. 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से एक कंफर्म आएगा. ये मैं कैसे कह रहा हूँ, ये पास्ट पेपर हिस्ट्री बेटा बताती है. पास्ट पेपर हिस्ट्री अगर हम उठा के देखते हैं तो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स, इंशाल्लाह मैं आपसे वो लास्ट 10 ईयर के पेपर और उनका सलूशन भी डिस्कस करूँगा. तो उसमें हम देखेंगे कि अगर मॉर्निंग में वो स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी वाला क्वेश्चन दे तो एग्जामिनर इवनिंग में बेटा जी आपको ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर
लाजमी जो है वो ये क्वेश्चन दे देता है। और समटाइम दोनों दफ़ा ही ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, समटाइम दोनों दफ़ा ही मॉर्निंग और इवनिंग में आपका स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी का क्वेश्चन आ जाता है। तो पहली बात थोड़ा सा अगर मैं आपको वापस फर्स्ट ईयर में लेके चलूँ तो फर्स्ट ईयर में आपने प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स असूल तिजारत में आपने इंसानी माशी सरगर्मियाँ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ी थी। थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था जी दो तरह की हमारे पास होती हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी उन चीज़ों को रिवाइज़ किया था आपके साथ कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही पढ़नी है, लेकिन बेटा जी इनको हमने पढ़ना है जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कि एक इंसान परफॉर्म करता है अपने इस जो इकोनॉमिक सर्कल है उसको कंप्लीट करने के लिए, या उसको मैं कह सकता हूँ कि उसकी डिफेंड वो कैसे करता है। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज। ये जो 3 पॉइंट बेटा मैंने जो डिफरेंट कलर में इनको मैंने किया है और अंडरलाइन किया है, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। जब भी आपके सामने पॉइंट आए कि ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो वो है प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है और एक्सचेंज है। अब ये बात तो अंडरस्टूड है जी एक्सचेंज किन चीज़ की है, तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखी है गुड्स। किसकी है? गुड्स की। गुड्स क्या होती हैं? जो चीज़ें बिज़नेस में रीसेलेबल पर्पस के लिए बाय की जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं वो क्या हैं? गुड्स हैं। तो क्या डेफिनेशन बनती है जी? दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर कॉल्ड ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कि चीज़ें पैदा कहाँ पे हो रही हैं, इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे होती हैं, और कौन सी चीज़ें हम जो है वो एक्सचेंज करते हैं, बार्टर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं हम इन टर्म ऑफ मनी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। 5 जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब पास्ट पेपर का जो एनालिसिस है, जो पास्ट पेपर की स्टडी है, वो एक बात क्लियर करके बताती है, अगर एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी का आए तो कम से कम 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में से ज़रूर देता है। ये जो शॉर्ट अभी पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कैटेगरीज, ये तो फिर लाजमी देता है। तो बेटा 5 हमारे पास ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। प्राइमरी एक्टिविटी जिसे इब्तदाई सरगर्मी कहेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटी जिसे सानवी एक्टिविटी सरगर्मी कहेंगे, टर्शरी एक्टिविटी जिसे हम जो है वो आप कह सकते हैं कि हमारे पास तीसरी सरगर्मी है, क्वार्टनरी एक्टिविटी जो हमारे पास चौथी सरगर्मी है, और क्वाइनरी एक्टिविटीज़ जो कि 5वीं सरगर्मियाँ हमारे पास आती हैं। अब ये 5 पॉइंट हमने जो डिस्कस करने हैं, जो 5 पॉइंट हमने पढ़ने हैं, यही बेसिक। अच्छा, इसमें एक बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है कि जो ज़्यादा हम इस क्वेश्चन के अंदर या इस लेक्चर के अंदर एड्रेस करेंगे वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को एड्रेस करेंगे। बाकी जो है सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी और क्वाइनरी है, इनको स्टूडेंट्स हम जस्ट इनका ज़्यादा इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि जो प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी इंडस्ट्री को, उसको हमने बड़ी तफसील से पढ़ना है। अगर आप बुक पे देखेंगे तो जब साथ डेफिनेटली जब आप ये लेक्चर ले रहे हों तो बुक आपके सामने हो, तो बुक के पेज नंबर 8 के ऊपर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेंट बाय ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक्सप्लेन देम। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि डिफाइन ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आल्सो गिव अ डिटेल नोट ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये पेपर में एग्ज़ाम्स में, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन इस तरह आया हुआ है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेंथी थोड़ा सा बन जाता है लेकिन बहुत इजी है। और एक दफ़ा इसको, ये वो क्वेश्चन है जिसको एक दफ़ा आप समझ के कंसेप्चुअली इसको याद कर लेते हैं तो ये आपको भूलने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कभी भी नहीं भूलेगा।
तो 5 एक्टिविटीज़ बेटा मैंने बताई है। वो कौन कौन सी 5 एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, क्वाटरनरी एक्टिविटी एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ में होता क्या है, एक बार याद रखिएगा कि इन एक्टिविटीज़ को हम डिफरेंट, अपने आजकल के दौर में अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि उसकी बड़ी ब्लू कॉलर जॉब है, वो ब्लू कॉलर जॉब करता है, वो इस तरह का परफॉर्म करता है, वो उस तरह का परफॉर्म करता है। तो उस लिहाज से बेटा आपने उस लिहाज से एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास जी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनको बोला जाता है रेड कॉलर। प्राइमरी एक्टिविटीज़ को क्या बोला जाता है? रेड कॉलर। सेकेंडरी को क्या बोला जाता है जी? ब्लू कॉलर। टर्शरी को बोला जाता है पिंक कॉलर। क्वाटरनरी को बोला जाता है वाइट कॉलर। और क्वाइनरी एक्टिविटीज़ को बोला जाता है गोल्ड कॉलर। ये एक्टिविटीज़ हैं क्या, कौन कौन सी, हम इनको डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बोर्ड में अगर लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर में से ये सवाल नहीं आता तो भी शॉर्ट इसमें से देता है। तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि विच एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड ब्लू कॉलर, तो सेकेंडरी एक्टिविटी इज़ कॉल्ड ब्लू कॉलर। तो ये पेपर में आपसे पूछ सकता है जी बेटा। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को आपने बड़े ध्यान से, अगर आपने पूरी डायग्राम को समझ लिया है तो पूरा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। इस डायग्राम से हर चीज़ क्लियर हो रही है कि मैंने आपको 5 जो एक्टिविटीज़ पढ़ाई हैं उन 5 एक्टिविटीज़ में कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं। तो जो पहली प्राइमरी एक्टिविटी है वो एक्सट्रैक्शन और हार्वेस्ट से बिलोंग करती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो चीज़ें हम प्राइमरी एक्टिविटी में एक्सट्रैक्ट करते हैं उनमें वैल्यू ऐड करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। टर्शियरी एक्टिविटी क्या करती है कि जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, उनमें सर्विसेज ऐड करती है। और ये तीनों पॉइंट्स के बाद जो नेक्स्ट मेन पॉइंट आपके पास आता है वो है जी डिसीजन मेकिंग। तो उसके बाद है कि इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो वो रिसर्च और मैनेजमेंट वगैरह, तो वो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ हैं। और सबसे ऊपर जो कार्य है क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में क्या किया जाता है जी? एग्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जाती है। इन पॉइंट्स को तफसील से डिस्कस करते हैं जी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग गॉट बेनिफिट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या करता है कि वो नेचुरल सोर्सेज का जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली लेता है। तो इसमें क्या होता है कि हम कुछ हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ज़मीन से कुछ चीज़ें। जब आप कह लें कि प्रोडक्शन साइकिल जो है उसका बेटा स्टार्ट वो प्राइमरी एक्टिविटी से है। तो प्राइमरी एक्टिविटी में हमारे पास 4 मेजर पॉइंट्स आएंगे जिनको हमने एड्रेस करना है। पहला पॉइंट है जी एग्रीकल्चर। पहला पॉइंट एग्रीकल्चर है। दूसरा पॉइंट है जी फिशिंग। तीसरा पॉइंट है फॉरेस्ट्री एंड द फोर्थ वन इज़ माइनिंग। ये चारों पॉइंट या तो एक्सट्रैक्ट हो रहा है या हार्वेस्ट हो रहा है। ये चारों पॉइंट्स को हमने प्राइमरी एक्टिविटी में जो है वो स्टडी करना है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्राइमरी एक्टिविटी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा लेंथी भी है, बाकी चारों एक्टिविटीज़ इतनी लेंथी नहीं है। तो मूव करते हैं जी एग्रीकल्चर पे। पहला पॉइंट हमारे पास है जी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं करनी है आपने ये बात नेक्स्ट जो है, जो ऐड मैंने किया, ये ज़रूर ऐड करनी है कि एग्रीकल्चर क्या है? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड टेंडिंग लाइफ स्टॉक। यहाँ पे आके एग्रीकल्चर की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। सिर्फ क्रॉप्स को ग्रो करना एग्रीकल्चर नहीं है। तो हमारे पास 2 मेजर फिर एग्रीकल्चर की टाइप्स बनी। पहला जैसे मैंने कहा जी ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, एक ये बन गई, और दूसरा क्या है जी? टेंडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये बन गई। तो हम एग्रीकल्चर को फिर यूं कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर की 2 मेजर टाइप्स हैं। एक को बोलेंगे फार्मिंग और एक को बोलेंगे हर्डिंग। एक को बोलेंगे फार्मिंग और दूसरे को क्या बोलेंगे? हर्डिंग बोला जाएगा। अब जो फार्मिंग है उस फार्मिंग में क्या हम पढ़ेंगे कि इट्स मीन्स हार्वेस्ट द क्रॉप्स टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड इंडस्ट्री। फार्मिंग क्या है? ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये आपने ज़हन में रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मिंग क्या है? इट्स मीन्स हार्वेस्ट द क्रॉप्स
टू फिलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड इंडस्ट्री। अब जो फार्मिंग पूरी दुनिया में की जाती है वो दो तरह की होती है, या तो हम अपनी ज़ाती ज़रूरत पूरा करने के लिए फार्मिंग करते हैं, या हम उसे कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। हम उसे बेच के उसके अगेंस्ट समथिंग रिटर्न चाहते हैं, या हमें उसके कंसिडरेशन कोई चाहते हैं कि हमें उसके बदले कुछ मिले। तो जो फार्मिंग है उसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरे को बोलेंगे कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है उसमें मैंने आपको क्या बताया कि सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग है जो कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है ये अफ्रीका और एशिया जो है इनमें की जाती है, ये अपनी ज़रूरत के लिए लोगों ने जो है वो उसको कहते हैं। और कमर्शियल फार्मिंग जो है इसमें हम क्या करते हैं कि हम फूड को ग्रो करते हैं, फूड को हासिल करते हैं क्रॉप्स और इससे, तो वो हम कैश पर्पस के लिए करते हैं कि हम उसे कैश ले लें। जैसे कनाडा है वो टोटली कमर्शियल फार्मिंग करता है, अमेरिका फ्रांस टोटली जो है वो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। द सेकंड पॉइंट इज़ हर्डिंग। हर्डिंग का थोड़ा सा, हर्डिंग को एनिमल रेयरिंग भी कहते हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर एग्जाम में वो आपको एनिमल रेयरिंग का वर्ड यूज़ करे या हर्डिंग, एक ही बात है। तो हर्डिंग क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड हर्डिंग। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड हर्डिंग, कि जो एनिमल की हम डोमेस्टिकेशन करते हैं। तो जब भी हर्डिंग का वर्ड आए तो आपके ज़हन में फॉर एनिमल रेयरिंग का वर्ड आना चाहिए, और एनिमल रेयरिंग के साथ आपके ज़हन में जो वर्ड मेन आना चाहिए दैट इज़ डोमेस्टिकेशन। वो कौन सा वर्ड है, डोमेस्टिकेशन जो है ये आपके ज़हन में फ़ौरन होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड हर्डिंग। ये बात तो क्लियर होगी। जिस तरह फार्मिंग की दो टाइप्स थी, इसकी भी दो टाइप्स हैं, सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल। वही मैं रिपीट करता हूँ उस बात को कि जो सबसिस्टेंस है वो क्या है, अपनी ज़ाती ज़रूरत को कंप्लीट करने के लिए। तो दुनिया में जो सबसिस्टेंस जो हर्डिंग हो रही है वो अफ्रीका कर रहा है, एशिया कर रहा है, एंड उसके बाद मंगोलिया कर रहा है, सऊदी अरेबिया में भी होती है, तो ये लोग भी कर रहे हैं। तो जो कमर्शियल हर्डिंग है, कमर्शियल हर्डिंग जो है ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया आपने सुना होगा जी, ऑस्ट्रेलियन काऊ बड़ी फेमस है दुनिया में, ठीक है। न्यूजीलैंड कर रहा है, न्यूजीलैंड की जो काऊ है बड़ी फेमस है, और उसके बाद यूएसए भी कर रहा है। तो ये कमर्शियल हर्डिंग जो है ये डिफरेंट कंट्रीज़ इसको कर रहे हैं जी। जो सेकंड पॉइंट, अभी तक हमने सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एक पॉइंट डिस्कस किया है, वो एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, फार्मिंग और हर्डिंग। तो जब भी एग्रीकल्चर की बात आएगी तो एग्रीकल्चर में जी जहाँ पे फसलें उगाना है वहाँ पे मवेशियों को पालना भी शामिल है। आगे सेकंड पॉइंट हमारे पास है जी फ़िशिंग, मछलियाँ पकड़ना। फ़िशिंग की डेफिनेशन एग्जाम में आई भी है, तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। ज़रूरी नहीं कि जिस भी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाए वो टेक्निकल डेफिनेशन हो, सिंपल डेफिनेशंस भी हैं कि एक्ट ऑफ फिश कैचिंग फ्रॉम ओशंस, रिवर्स एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड फिशिंग। उसी तरह फिशिंग की भी दो टाइप्स हैं, कमर्शियल और सबसिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए आप फिशिंग करते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग, और अगर आप फॉर द सेक ऑफ कैश करते हैं, कंसिडरेशन के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कमर्शियल फिशिंग बोला जाएगा उसको। तो जो एक बात आपने याद रखनी है कि बहुत ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन है फिशिंग, ये अरसा दराज से है। तो फ़िशिंग सबसिस्टेंस तो तकरीबन हर मुल्क में ही की जा रही है, लेकिन कमर्शियल फ़िशिंग के हवाले से चाइना जो है वो टॉप पे है, जापान है, उसके बाद पेरू। ये दुनिया में तीनों मेजर एक्सपोर्टर हैं फ़िश के। तो ये मेन जो हमारे पास ये तीन अवेलेबल हैं। तो थर्ड पॉइंट जो हमने पढ़ा था प्राइमरी एक्टिविटी का वो है जी फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री को लुम्बरिंग भी कहते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर करनी है कि फॉरेस्ट्री जो है ये बहुत वैल्यूबल प्राइमरी एक्टिविटी है। हमें लकड़ी, फॉरेस्ट हम पढ़ेंगे बड़ी तफसील से, एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे फॉरेस्ट्री के ऊपर। तो कहा जाता है कि जो आपकी अर्थ है उसमें 45% तक जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए, और लेकिन करंटली ख़ास अंदाजे के मुताबिक शायद 25 to 30% है, जो कि बहुत कम है। तो सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं प्रोवाइड कर रहा,
फॉरेस्ट्री जो है ये जानवरों का घर है। तो जानवरों की ग्रोथ, और आपको पता है फिर जानवरों की, अगर हम उस पर हम पढ़ेंगे आगे जाके हर्डिंग, जब हम तफसील से पढ़ेंगे तो उस पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह सिर्फ फॉरेस्ट लकड़ी प्रोवाइड नहीं कर रहा, फॉरेस्ट सिर्फ हमें जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहा, फॉरेस्ट सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो उसको कह लेंगे इकोनॉमिकल या उसको पैरेलल लेके नहीं चल रहा, उसको बैलेंस नहीं किया हुआ, बल्कि इसके और भी इससे इंटरलिंक करने वाले, इससे रिलेशन रखने वाले जो जानवर हैं वो भी बहुत हमें जो है वो वैल्यू दे रहे हैं, वो भी हमें बहुत सी जो है वो आगे हमारे काम आते हैं। हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे इसमें। देन उसके बाद है जी माइनिंग। माइनिंग आपको पता है कि मिनरल्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं बेसिक एलिमेंट के तौर पे, कि जब भी ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो डेवलपमेंट हुई है, आपने इस चीज़ को पहले भी पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट है जो थ्रू टाइम्स हुई है, उसमें डिफरेंट एजेस आपने पढ़ी होंगी, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज। पत्थर का ज़माना, अक्सर आपने एक बात सुनी होगी जी, पत्थर का ज़माना था जी, पत्थर का पॉइंट। तो उस दौर में जब माइनिंग नहीं थी, मिनरल्स नहीं थे, तो डेफिनेटली फिर जो है वो स्टोन एज थी, पत्थर से घर बनते थे, पत्थर को यूटिलाइज़ किया जाता था, ज़्यादातर बेसिक था। फिर उसके बाद स्टोन एज के बाद कॉपर एज आई। जब कॉपर निकाला गया, फिर कॉपर को यूज़ किया गया, बर्तन बनाने में यूज़ किया गया, कॉपर को करेंसी के तौर पे यूज़ किया गया, डिफरेंट उसके क्या नहीं। फिर उसके बाद ब्रॉन्ज एज आई, सेम जिस तरह कॉपर को यूटिलाइज़ किया हम इस तरह ब्रॉन्ज को भी यूटिलाइज़ किया। तो बेसिकली काफ़ी अरसे तक जो है माइनिंग वो सबसिस्टेंस परमिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी रही है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जैसे डिफरेंट मेथड्स आते गए इसके माइनिंग के लिए, माइनिंग को लेटेस्ट टेक्निक से जब किया जाने लगा तो ये कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट हो गई। पहले सबसिस्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। तो स्टूडेंट्स, आपके कंट्री के इकोनॉमिक सिनेरियो में ड्रामेटिकल चेंज तब आता है कि जब आप अपने कंट्री के अंदर जो हिडन रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको आप एक्सप्लोर करते हैं। तो किसी कंट्री में जितने ज़्यादा मिनरल्स होंगे, अबंडेंट मिनरल रिसोर्सेज कंट्री के अंदर अवेलेबल होंगे, वो उसकी उतनी ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। क्यों? बिकॉज हम प्राइमरी एक्टिविटी, मैंने आपको क्या बताया कि ये आपकी इंडस्ट्री की बैकबोन है, इंडस्ट्री को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ज़रूर दूंगा कि सऊदी अरेबिया की अगर आप बात करें तो सऊदी अरेबिया आज से 50-60 ईयर पहले क्या था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हिडन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया, ऑयल निकाला, तो उन्होंने डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गया और आज आप देखते हैं कि वो लीडिंग कंट्रीज़ में उनका शुमार होता है। तो ये 4 पॉइंट थे स्टूडेंट्स। प्राइमरी एक्टिविटी हमने टोटल कहा जी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 5 हैं, उनमें से पहला अभी तक हमने पढ़ा है प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि प्राइमरी एक्टिविटी के हमारे पास 4 पॉइंट है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग। उसके बाद मैंने आपको बताया जी एग्रीकल्चर 2 तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं फार्मिंग, एक को फार्मिंग बोलेंगे और दूसरे को बोलेंगे जी हर्डिंग। और फार्मिंग और हर्डिंग की फर्दर 2 टाइप्स हैं। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए की जाए तो सबसिस्टेंस है, और अगर पैसे के लिए की जाए, फॉर द सेक ऑफ मनी की जाए, तो वो क्या है, कमर्शियल है। तो अब मूव करते हैं जी सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है जी। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है, एक ही पॉइंट लिखा है ताकि आपके जो है इसको याद करना और ज़हन में रखना आसान हो जाए कि सेकेंडरी एक्टिविटी क्या करती है, वैल्यू ऐड करती है। मैंने शुरू में आपको बताया। तो वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या है कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं बेटा, वो सारी की सारी किस एक्टिविटी में आती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में आती हैं। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आती है वो किसका काम है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में किया जाता है। तो थर्ड पॉइंट इज़ टर्शरी एक्टिविटीज़। अब टर्शरी एक्टिविटीज़ में मैंने 3 पॉइंट लिखे जी। सर्विसेज सेक्टर इसमें आ रहा है, फाइनेंशियल बिजनेस इसमें आ रहा है और क्लरिकल सर्विसेज में आ रही है। 3 चीज़ें इसमें आती हैं। जो शख्स सर्विसेज इंडस्ट्री में काम कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो डॉक्टर है, वो लॉयर है, वो टीचर है, तो वो किस में आएगा, टर्शरी एक्टिविटी में। जितने फाइनेंशियल बिजनेस हैं, बैंक्स हैं, ये सारे के सारे
टर्शरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। ये जितने क्लरिकल जॉब लोग करते हैं वो भी सारे के सारे जो हैं वो टर्शरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, डेट इज़ क्वाटनरी एक्टिविटीज़। अब क्वाटनरी एक्टिविटीज़ के भी 3 पॉइंट में मैंने डिवाइड किया है। पहला पॉइंट मैंने लिखा है जी फाइनेंशियल एंड हेल्थ सर्विसेज। देखें, फाइनेंशियल एंड हेल्थ सर्विसेज की जब भी हम बात करते हैं तो जितने लोग एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्किंग इन एजुकेशन, या गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्वाटनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। देखें, एक सर्विस प्रोवाइड करने वाला जो शख्स है वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्क भी कर रहा है, तो वो क्वाटनरी एक्टिविटी में भी आएगा। बैंक्स और जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ सर्विसेज, जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, और जितने लोग गवर्नमेंट की मैनेजमेंट कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट के मैनेजमेंट के मेन लोग हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनको वाइट कॉलर्स कहते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो फोर्थ टाइप है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट्स मैनेजमेंट, एजुकेशन में लोग वर्किंग कर रहे हैं, तो सारे के सारे किस में आते हैं, क्वाटनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है जी क्वाइनरी एक्टिविटी, टॉप मैनेजमेंट, गोल्ड कलर। मैंने इसको स्टार्ट में बताया जी, इसको गोल्ड कलर कहते हैं। जितने CEOs हैं, चेयरमैन्स हैं, वो सारे के सारे किस एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं, क्वाइनरी से। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, टॉप मैनेजमेंट, या जितने साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं क्वाइनरी एक्टिविटी से। तो ये हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स है कि कौन सी एक्टिविटी किस कैटेगरी में आती है, कि प्राइमरी एक्टिविटी में कौन कौन से काम आते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में कौन कौन से काम आते हैं, टर्शरी एक्टिविटी में कौन कौन से काम आते हैं, और जो हमारे पास क्वाटनरी है उसमें कौन कौन से जो है वो काम जो एक्टिविटीज़ हैं, एंड क्वाइनरी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं फ़ौरन से वापस आपको उसी पिक्चर के ऊपर लेके आऊँगा जो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाई, और उसमें अब ज़रा ध्यान से अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो रेड डॉट्स मैंने जिन पे ड्रॉ किए हैं, ये इनके नीचे मैंने लिखा हुआ है जी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन किसी ख़ास एक्टिविटी में हम डाल ही नहीं सकते। क्यों? ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी की सारी इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। जब इसके बगैर पॉसिबल चले हैं, इसके बगैर मुश्किल है। तो जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसमें एग्रीकल्चर, गैदरिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन और पावर प्रोडक्शन, ये बेसिकली वैल्यू ऐड कर रही है ना। तो सेकेंडरी एक्टिविटी मैंने आपको पहले बताया वैल्यू ऐड करती है। जो टर्शरी है वो मैंने बताया जी सर्विसेज सेक्टर सारा उसमें आता है। रिटेल, होलसेल ट्रेड जो है, जो बल्क्स में बाय करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि जितने भी लोग पर्सनल प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो टर्शरी में आते हैं। क्वाटनरी एक्टिविटी में वाइट कॉलर इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है, इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, रिसर्च है, मैनेजमेंट जो है इसमें सारी आती है। और जो 5 पॉइंट है क्वाइनरी, तो ये हाई लेवल डिसीजन जो मेकिंग जिस जिस पॉइंट पे हो रही है वो सारे किस एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्वाइनरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी जी हमारा आज का टॉपिक। इसमें 5 पॉइंट थे, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी, क्वाटनरी एक्टिविटी, क्वाइनरी एक्टिविटी। तो इनमें जो ये जो डायग्राम है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से ज़हन में बैठा लेते हैं तो इन सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करना आपके लिए इंशाल्लाह मुश्किल या आपके लिए जो है इसमें कोई ज़्यादा हर्डल नहीं आएगी, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर आज हमारा इस लेक्चर पे स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह इसके जो की शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से की शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो एक बार याद रखिएगा कि जब भी कोई भी चैप्टर या किसी की बात होती है उसमें कुछ पॉइंट्स हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे जो आपने याद रखने हैं। क्योंकि पहले शुरू में मैंने आपको बताया कि कोई पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का कोई बुक नहीं है हमारे पास कि हम उस बुक को कर लेते हैं तो हम ये इजी रहते हैं जी, हमारा क्लियर है, सिलेबस क्लियर है, लेकिन चीज़ें उसमें क्या क्या हैं, डिफरेंट ऑथर्स ने बुक्स लिखी हुई हैं,
तो जो उनमें से बेस्ट है वो आपको रिकमेंड की गई है। तो एक तो बुक आप बाई कर लें, और सेकंड खुदारा जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हों तो एक दफ़ा आप क्वेश्चन रीडिंग ज़रूर कर लिया करें। पहले क्वेश्चन रीडिंग करने के बाद आप इस लेक्चर को लें, इंशाल्लाह आपको जो है वो दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। और क्वेश्चंस जितने भी हैं इंशाल्लाह वो भी इंटरटेन किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।